नमस्ते, मेरा नाम महेंद्र है। आज मैं आपके सामने एक नई संस्था, एक नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एक बिल्कुल नई शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सेप, सस्टेनेबल, हैप्पी एंड प्रॉस्परस अर्थ। मित्रों, आज हम यहाँ आपके समक्ष एक नई शिक्षा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नई शिक्षा मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद पर आधारित है, जिसके प्रणेता श्री ए नागराज जी हैं। श्री ए नागराज जी मेरे अध्यापक, मेरे गुरु, मेरे प्रेरणा रहे हैं। कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता पूज्य श्री ए नागराज जी को नमन करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। मैं उनके व उनके परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सेव द प्रेजेंट, सेव द फ्यूचर। वर्तमान ही भविष्य है। यदि हमें एक बेहतर व सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करना है तो हमें अपने वर्तमान को ठीक करना होगा। हम कैसा भविष्य चाहते हैं उसके अनुसार हमें आज बदलाव लाना होगा। हम वर्तमान को नया आकार देकर एक सुखद, सुंदर और सुरक्षित भविष्य को गढ़ सकते हैं। सेप एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। यह एक ऐसा मंच है जिसमें हम सभी साथ मिलकर एक खुशहाल, समृद्ध और सस्टेनेबल धरती बना सकते हैं। मित्रों, सेप संस्था मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें पहला क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र, जिसे हम सेप एजुकेशन कह रहे हैं। दूसरा क्षेत्र है हमारे जीने का क्षेत्र या व्यवस्था का क्षेत्र, जिसे हम सेप लिविंग कह रहे हैं। और तीसरा सेप कनेक्ट, शिक्षा और व्यवस्था के लिए हम स्वयं कैसे जुड़ें और दूसरों को कैसे जोड़ें। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है सेप कनेक्ट। सेप एजुकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आज हम यहाँ अपने केवल फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम H3 एजुकेशन मॉडल कह रहे हैं। H3 का क्या मतलब है, इसे हम आगे देखेंगे। पहला प्रश्न यह है कि आखिर हमें एक नई शिक्षा की आवश्यकता ही क्यों है। मित्रों, आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा अनिश्चितता व अस्थिरता से भरा हुआ है। दुनिया अत्यधिक तेज गति से बदल रही है। आज मानव जाति के समक्ष बहुत सारे जटिल व गंभीर समस्याएं हैं। इनमें से 4 ऐसी विनाशकारी समस्या है जो कि मानव जाति के अस्तित्व को ही धरती से समाप्त कर सकता है। इन 4 समस्याओं में जो पहला समस्या है वह है पर्यावरण की समस्या, जैसे धरती का ताप बढ़ना, जलवायु में परिवर्तन होना, पारिस्थितिकी तंत्र का नष्ट होना, अत्यधिक प्रदूषण होना। इसके बाद जो दूसरी समस्या है वह है हिंसा और युद्ध की समस्या, जिसमें सशस्त्र लड़ाइयाँ, परमाणविक युद्ध की संभावना, साइबर युद्ध, सर्वनाशक विध्वंसकारी युद्ध होने की संभावना। तीसरी जो समस्या है हमारे सामने वह है आज उभरती हुई नई टेक्नोलॉजी से, जिसमें डिसरप्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, नई उन्नत निगरानी करने के उपकरण, अत्यंत घातक जानलेवा स्वचालित हथियार व रोबोटिक्स आदि। और आज मानव जाति के सामने जो चौथी सबसे बड़ी समस्या है वह है वैश्विक महामारी की। उपरोक्त 4 समस्याओं के अलावा हमारे सामने अन्य भी बहुत सारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी हैं, जैसे गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, स्वास्थ्य का अभाव, असमानता, नस्लवाद आदि। इसके अलावा हमारे परिवार में टूटन, अविश्वास, संबंधों में बिखराव, व्यक्ति में मानसिक रोग व आत्महत्या आदि की प्रवृत्तियों का बढ़ना। ये जो सारी गंभीर समस्याओं को हमने देखा, यदि आप ध्यान दें तो दिखाई पड़ेगा कि इन सारी समस्याओं के मूल में ना तो पानी है, ना पहाड़ है, ना तितली है, ना मधुमक्खी है, ना पशु है, ना पक्षी है, बल्कि इन सब के मूल में केवल और केवल मानव है, उसके क्रियाकलाप हैं, मानव के चॉइसेस हैं। ये सारी समस्याएं ना तो किसी एक गांव की है, ना शहर की है, ना एक देश की है, बल्कि सारी समस्याएं वैश्विक हैं। ये सारी समस्याएं मानव के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा हैं। ये समस्याएं आगे आने वाले समय में और भी गंभीर व जटिल होती चली जाएंगी। यदि समय रहते हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और इन खतरों का ठीक से आकलन और इसका समाधान नहीं निकाला तो हम मानव शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच सकते हैं, अर्थात मानव जाति के अस्तित्व को बचा पाना असंभव हो जाएगा। इन समस्याओं के समाधान के लिए 4 मुख्य बातों पे हमें ध्यान देना होगा।
पहला, हमें अपने चेतना में विकास करना होगा। अपने चेतना या अवेयरनेस में विकास क्यों करना होगा? क्योंकि आज हम जिन भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वह केवल और केवल हमारे चेतना के स्तर का ही एक प्रतिबिंब है। हम उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान तभी कर पाएंगे जब हमारे मानसिकता में बदलाव हो, हमारे चेतना में विकास हो। यदि चेतना में बदलाव होता है तो हमारे आसपास के वातावरण व दुनिया में भी बदलाव होगा। जो दूसरी बात है, यदि हमारे चेतना में बदलाव होता है, हमारे चेतना में विकास होता है, तभी हमारी योग्यता में भी विकास होगा। मानव में ऐसी योग्यता होना जिससे वह दूसरे मानवों व शेष प्रकृति के साथ संबंध पूर्वक, पूरकता पूर्वक जी सके। जो तीसरी बात है कि हमारा मानव परिवार व पड़ोस, अपने गांव, मोहल्ले, समाज, देश व विश्व के स्तर पर हम सभी का एक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। चौथी जो बात है कि मानव स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक एक सहकार को सुनिश्चित कर सके। यदि हम ग्लोबल कोऑपरेशन को स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं तो हम इन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। ये सभी शिक्षा के द्वारा ही हम सबको उपलब्ध हो सकता है। शिक्षा ही परिवर्तन का मुख्य आधार है। हमें एक नई शिक्षा चाहिए ताकि हमारे विचार में, संबंध में और हमारे कार्य करने के तरीके में बदलाव आ सके। इस बदलाव के लिए यह जरूरी है कि हमें यह अच्छी तरीके से पता हो कि आज हम कहाँ खड़े हैं और हमें पहुँचना कहाँ है। दुनिया आज कैसी है, इसमें क्या चुनौतियाँ हैं और हमें कैसी दुनिया चाहिए, जैसी दुनिया चाहते हैं उसको साकार हम कैसे करें। आज की हमारी शिक्षा औद्योगिक युग से निकली हुई है, जिसे हम फैक्ट्री स्कूलिंग भी कहते हैं, और यह पूरी शिक्षा इंडस्ट्री के लिए मानवों को तैयार करती है। आज के समय में फैक्ट्री स्कूलिंग की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। तो आइए देखते हैं कि आज की स्कूली शिक्षा हम किस प्रकार से दे रहे हैं और हमें कैसे बदलाव की जरूरत है। तो जो मुख्य बात है, आज की जो शिक्षा है वह विषय आधारित शिक्षा है, जिसमें बच्चे भाषा, गणित, विज्ञान आदि विषय पढ़ते हैं। जबकि हम नई शिक्षा में जो बात कर रहे हैं वह विषय आधारित नहीं हो करके हमारी वास्तविक जिंदगी, हमारी आवश्यकता, हमारी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ है। आज की शिक्षा विखंडित मॉडल है, तो हमें एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो विखंडित ना हो, बल्कि जिसमें समग्रता हो, जिसमें हमारे जीने के उद्देश्य और सारे विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हों। आज की शिक्षा हमें जॉब मार्केट के लिए तैयार कर रही है। एक शब्द में बोले तो आज की शिक्षा का अल्टीमेट जो पर्पज है वह नौकरी पाना है। जबकि हमें एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो विद्यार्थी को एक स्वायत्त मानव बना सके, ताकि वह संबंधों में उत्सवपूर्वक जीते हुए अपनी सारी भौतिक, भावात्मक व मानसिक जरूरतों को पूरा कर सके, साथ ही मानवीय व्यवस्था व धरती पर संतुलन के लिए अपनी जिम्मेदारी व भागीदारी को पूरा कर सके। आज की शिक्षा सूचना आधारित शिक्षा है। हम सूचना आधारित शिक्षा की बजाय बच्चों में गहरी समझ, सृजनात्मकता व उनके जीने में प्रमाण को सुनिश्चित करना चाहते हैं। अभी की शिक्षा में परीक्षा, टेस्ट, सर्टिफिकेट ही सफलता का मुख्य पैमाना माना जा रहा है, जबकि यहाँ पे हम बच्चों में बहुआयामी असेसमेंट के तरीके व स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अभी की शिक्षा व्यक्तिवादी शिक्षा है और वह व्यक्तिवादिता को बढ़ावा देती है। हम इस नई शिक्षा के माध्यम से सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता व साथ साथ जीने की शिक्षा देने जा रहे हैं। अभी की शिक्षा में पैसिव लर्निंग है, जबकि हम चाहते हैं कि शिक्षा में बच्चों का एक्टिव एंगेजमेंट हो, बच्चे इंस्पायर्ड फील करें, बच्चों में शिक्षा के प्रति गहरी रुचि पैदा हो। आज की शिक्षा डिस्कनेक्टेड व स्मॉल टास्क पर आधारित है। यहाँ पर हम जो शिक्षा देने जा रहे हैं वह एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ शिक्षा को बनाया गया है। मित्रों, हम स्कूल चले गए, डिग्रियां मिल गईं, क्या इसका मतलब यह है कि हम वास्तव में शिक्षित हो गए?
हम समझदार हो गए। शिक्षित और समझदार होने का क्या अर्थ है? यदि बड़ी डिग्रियां मिलने के बाद भी मानव जाति बहुत सारी गंभीर और जटिल समस्याओं से जूझ रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम शिक्षित हैं? शिक्षित होने का मतलब है कि मानव के साथ व शेष प्रकृति के साथ, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के साथ पूरकता से, संतुलन से जी पाए, ताकि धरती व मानवीयता सदा सदा अक्षुण्ण बना रहे। तो ही हम कह सकते हैं कि हम शिक्षित हैं। यदि हम मानव व शेष प्रकृति के साथ अच्छे से जी नहीं पाते हैं, तो हम शिक्षित हैं ऐसा कहना मुश्किल है। हम अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या चाहते हैं? हमें अपने बच्चों के लिए एक सार्थक व समग्र शिक्षा चाहिए, जो मानव जीवन के सारे आयाम से जुड़ा हो तथा प्रत्येक मानव के समस्त आवश्यकता को पूरा करता हो। अभी तक हम एक मानव की सफलता को 4 तरीके से मेजर करते हैं। पहला है IQ इंटेलेक्चुअल कोसेंट, दूसरा है PQ फिजिकल कोसेंट, तीसरा है EQ इमोशनल कोसेंट और चौथा है SQ स्पिरिचुअल कोसेंट। इसमें हम एक अकेले मनुष्य को ही केंद्र में रखकर सारा पैमाना तय कर दिए हैं, जबकि मनुष्य अकेले में कोई चीज होता ही नहीं है। वह दूसरे मानव के साथ सदा जुड़ा ही है, वह शेष प्रकृति के साथ जुड़ा ही है और एक मानव संपूर्ण के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ा ही है। इसलिए यहाँ पर हम मानव की सफलता IQ, PQ, EQ, SQ के बजाय एक नए तरह के पैमाने के साथ मेजर करने जा रहे हैं। इसमें मानव जीवन की संपूर्ण सफलता को 3 भागों में देखा गया है, जिसमें पहला भाग है SIQ स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल कोशेंट, अर्थात मानव का जो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है, जो बौद्धिक आयाम है, वह आध्यात्मिकता से गहरे से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिकता का मतलब यहाँ पर है कि एक मानव का संपूर्ण अस्तित्व के साथ संबंध, और बौद्धिकता का मतलब है एक मानव का स्वयं में संबंध। तो एक मानव के स्वयं के जीवन में उसके अंदर आशा है, विचार है, इच्छा है, समझदारी है, इसके अंदर एक संबंध है और एक मानव का संपूर्ण अस्तित्व के साथ भी संबंध है। तो जब तक हम संपूर्ण के साथ एक मानव को नहीं देखते हैं, तब तक उसका बौद्धिक आयाम पूरा नहीं होता है। जो दूसरा आयाम है वह है SEQ सोशल इमोशनल कोशेंट। तो जो हमारा भावात्मक पक्ष है वो दूसरे मानवों के साथ जुड़ा है। तो जब तक हमारे पास एक हार्मोनियस रिलेशनशिप दूसरे मानव के साथ नहीं होता है, तब तक हमारा इमोशनल डायमेंशन पूरा नहीं होता है। और यह जो इमोशनल डायमेंशन है केवल 1, 2, 10 मानवों के साथ नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के साथ। तो जब तक हम ह्यूमैनिटी के साथ, मानव जाति के साथ अपने संबंध को नहीं देखते हैं, तब तक हमारा इमोशनल डायमेंशन पूरा नहीं होता। सोशल इमोशनल कोसेंट। और जो जीने का तीसरा डायमेंशन है वह है EPQ इन्वायरमेंटल फिजिकल कोसेंट। तो जो हमारा फिजिकल डायमेंशन है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, वह धरती के स्वास्थ्य से गहरे से जुड़ा हुआ है। यदि धरती स्वस्थ नहीं है और हम समझते हैं मानव स्वस्थ होगा, ऐसी कल्पना भी ठीक नहीं, क्योंकि मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन आदि सभी चीजें चाहिए। अर्थात हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वह धरती के स्वास्थ्य से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। यदि प्लैनेट हेल्दी है तो ही फिजिकली हम लोग हेल्दी होंगे। इसलिए जो तीसरा डायमेंशन है इसको हम EPQ कह रहे हैं, इन्वायरमेंटल फिजिकल कोसेंट। इस तरीके से इस शिक्षा के मॉडल में हम 3 डायमेंशन को पूरा कर रहे हैं और एक बच्चे की सफलता तभी है जब वह तीनों डायमेंशन को एक साथ उसके अंदर विकसित होता हुआ देखें। हमें आज एक ऐसी प्रासंगिक और रिस्पॉन्सिव शिक्षा चाहिए जो सर्व शुभ को सुनिश्चित करता हो, और यह तभी संभव है जब हम एक मानव को उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखें। अर्थात एक मानव अकेले में नहीं है, बल्कि वह दूसरे मानवों के साथ संबंधों में, परिवार में जुड़ा ही है, पूरे समाज से जुड़ा है, पूरी धरती से जुड़ा है और उसका संबंध पूरे अस्तित्व से है ही।
आज जितना शिक्षा में परिवर्तन की जरूरत है, शायद उतनी ज्यादा शिक्षा में परिवर्तन की जरूरत कभी नहीं रही। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा क्योंकि आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। भविष्य के प्रति बहुत ही ज्यादा अनिश्चितता है। आज जो भी हमें प्रासंगिक लगता है, उचित लगता है, कल अप्रासंगिक हो जाएगा। हम कुछ भी निश्चितता के साथ कह नहीं सकते हैं। आज हमारा जो बच्चा शिक्षा ले रहा है, 2050 में वह रेलेवेंट रहेगा कि नहीं, इसको कोई कह नहीं सकता। लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा, भले ही दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, परंतु जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जो कभी भी नहीं बदलते। उसकी औचित्यता, आवश्यकता व प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होती। तो वह कौन सी जिंदगी का आयाम है जो टाइमलेस है, प्रत्येक मानव की सभी जगह उसकी आवश्यकता है? आइए देखते हैं। तो हमारी जो कभी नहीं बदलने वाली आवश्यकता है, हम सभी को एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, अर्थात हम सबको मन स्वस्थता चाहिए, हम सबको सुख शांति संतोष आनंद चाहिए, और दूसरा हम सबको शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए। तो व्यक्ति के लेवल पे मन स्वस्थता और शारीरिक स्वास्थ्य हम सभी में सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरा, हम सभी को एक भरोसेमंद संबंध और स्थिर परिवार चाहिए जिसके अंदर हमारे सारे इमोशनल और भौतिक जरूरतें पूरी हो सकें। और जो तीसरी बात चाहिए, हमें एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें परस्परता में विश्वास व अभयता हो। ऐसा समाज जिसमें पूरी मानव जाति पूरी दुनिया में अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके साथ ही हमें पर्यावरण में संतुलन, ऋतु में संतुलन, वन व खनिज में संतुलन भी चाहिए, ताकि धरती सदा समृद्ध बना रहे। और इसके लिए एक वैश्विक सहकार भी चाहिए, ताकि इन सब को सदा के लिए सुनिश्चित किया जा सके। अभी हमने इन जो चारों आवश्यकताओं को बताया, ये सभी मानवों को चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए समान है और हर समय में चाहिए, हर जगह में चाहिए। और बगैर इसके धरती को हम निरंतर बनाए नहीं रह सकते हैं। यदि यह सुनिश्चित नहीं होता तो मानव का अस्तित्व धरती से समाप्त हो सकता है। ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, सारे परिवर्तन की शुरुआत शिक्षा में नए विजन के साथ ही संभव है। तो यहाँ पे हम आपके सामने एक बिल्कुल नए तरह की शिक्षा, एक पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन, जिसको हम नाम दे रहे हैं H3 एजुकेशन के बारे में आपको बताएंगे। H3 का मतलब है हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, जो दूसरा H है इसमें हेल्दी रिलेशनशिप, और तीसरा H है हेल्दी प्लेनेट। उसको दूसरी भाषा में कहें तो पहला H है हार्मनी विद इन, दूसरा हार्मनी विथ ईच अदर, और तीसरा हार्मनी विथ एनवायरनमेंट। तो मुख्य रूप से 3H का मतलब हुआ हम सबको मन स्वस्थता चाहिए, दूसरा स्वस्थ संबंध हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए, और तीसरा स्वस्थ धरती चाहिए। इस तरह से इस पूरी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, इसी 3H को पाना है। और हमने जितने भी पैरामीटर्स तय कर रखे हैं इसकी सफलता के लिए, वो इन्हीं 3H पे आधारित है। H3 एजुकेशन का मूल उद्देश्य उपरोक्त 3H की प्राप्ति ही है। ये जो H3 एजुकेशन मॉडल है, यह एक दर्शन पे आधारित है जिसका नाम है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, जिसके प्रणेता श्री ए नागराज जी हैं। यह दर्शन हमें एक ऐसी दृष्टि देता है जिससे धरती पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था उदय हो सकेगी। वह सभी मानव एक सुखद, सुंदर और समग्र जीवन को जी सकेंगे। इस दर्शन का मुख्य प्रतिपादन है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। अस्तित्व में कोई भी चीज अकेले में नहीं है, सभी कुछ साथ साथ हैं। अस्तित्व में एक इनहेरेंटली व्यवस्था है, अस्तित्व में संतुलन है। यह व्यवस्था और संतुलन एक छोटे परमाणु से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक है। इस अस्तित्वगत व्यवस्था व संतुलन को समझने व इसे जीकर प्रमाणित करने की योग्यता मानव में आ सकती है, और इसकी चाहत पहले से है ही। मानव के द्वारा ही मानव अस्तित्वगत
सहअस्तित्व को समझ सकता है और उसे जीकर प्रमाणित करने की योग्यता से संपन्न हो सकता है। इस 3H को पूरा करने के लिए हम 3 क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। पहला क्षेत्र है बीइंग का क्षेत्र, जिसे हम ज्ञान या समझदारी का क्षेत्र कहते हैं। बीइंग के क्षेत्र में हम मानव का संबंध संपूर्ण अस्तित्व से और मानव के आंतरिक जीवन के संबंध को एड्रेस करते हैं। इस भाग में एक मानव के अंदर होलसम विजन, एक समग्र दृष्टि का विकास होता है और वह अपने को संपूर्ण अस्तित्व के साथ अविभाज्य इकाई के रूप में देख पाता है, सभी के साथ जुड़ा हुआ देख पाता है, संपूर्ण के साथ जो इंटरकनेक्टेडनेस है यह इसके अंदर बात समझ में आती है। इस आयाम से हम जीने के SIQ, जिसको हमने अभी बताया, उस भाग को हम पूरा करते हैं और इस तरह से इससे हम हार्मनी विदिन इंश्योर कर लेते हैं, स्वयं में व्यवस्था मानव के इंश्योर होता है। जो दूसरा क्षेत्र है वह है फीलिंग का क्षेत्र या बिलोंगिंग का क्षेत्र, जिसे हम व्यवहार आयाम भी कह रहे हैं। इसमें एक मानव का दूसरे मानव के साथ संबंध को बच्चा समझता है। इस भाग में हम सारे मानवीय मूल्य, जो सार्वभौम मूल्य हैं, जैसे विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता आदि चीजों को समाहित किए हैं। इस भाग से जो हमारा SEQ है वह पूरा होता है और बच्चे के अंदर परस्परता में कैसे वह हार्मनी के साथ जी पाए, ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी योग्यता डेवलप होती है। जो तीसरा आयाम है वह है डूइंग या बिकमिंग, जिसे हम व्यवसाय व्यवस्था आयाम कह रहे हैं। इसमें मानव का संबंध शेष प्रकृति के साथ, और बच्चे शिक्षा लेने के बाद पूरी व्यवस्था में एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन करने योग्य बनते हैं और इस भाग से हमारा EPQ अर्थात इन्वायरमेंटल फिजिकल कोसेंट पूरा होता है और बच्चे प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीने योग्य बनते हैं। इस तरीके से 3H को यदि हम देखते हैं तो पहला H है हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, दूसरा हेल्दी रिलेशनशिप, तीसरा हेल्दी प्लेनेट। हमने अभी बताया जो पहला क्षेत्र है वह है हमारा संबंध संपूर्ण अस्तित्व के साथ और हमारा स्वयं में संबंध, हमारे जीवन में संबंध। जो दूसरा आयाम है वह हमारा संबंध मानव मानव के साथ, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में। और जो तीसरा है हमारा संबंध शेष प्रकृति के साथ। तो पहले भाग से हमारे बच्चों में सह अस्तित्व की मानसिकता उदय होती है और दूसरे भाग में मानवों के साथ संबंध पूर्वक, न्याय पूर्वक, तृप्ति पूर्वक जीने का विश्वास पैदा होता है, जिससे अखंड समाज उदय हो। और तीसरी जो बात है कि हर बच्चे में एक सहकारिता, सहयोगिता, सहभागिता का भाव पैदा होता है, जिससे अंततः एक ग्लोबल कोलैबोरेशन बेस्ड सिस्टम इमर्ज हो सके। तो इस तरह से जो 3H है, इसमें पहला भाग बीइंग गुड, दूसरा फीलिंग गुड, तीसरा डूइंग गुड इंश्योर होता है, अर्थात स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग, इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल वेलबींग इस शिक्षा के माध्यम से इंश्योर होता है। और इसको पूरा करने के लिए हर बच्चे के अंदर समझदारी अर्थात ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता, मानवीयतापूर्ण आचरण से संपन्न होना और निपुणता, कुशलता, पांडित्य होना, जिससे हर बच्चा सर्वशुभ के अर्थ में सारे निर्णय कर पाता है। इस तरीके से इस शिक्षा से हर बच्चा संपूर्ण व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य, साथ ही मानव के साथ न्याय पूर्वक, उभय तृप्ति पूर्वक जीने योग्य और प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखने योग्य हो जाता है। और इस प्रकार हम धरती पर ताप संतुलन, ऋतु संतुलन, वन और खनिज संतुलन को इंश्योर कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हर बच्चों में इस शिक्षा से एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस और सोशियलिटी का, सामाजिकता का विकास, और साथ ही वह व्यवसाय में स्वावलंबी हो सके, इसके लिए पूरी तरह से उसको तैयार किया जाता है। और इस प्रकार हर बच्चे समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक जीने योग्य बनते हैं। हर मानव कैसे सुख, शांति, संतोष, आनंद को पाले,
इसके लिए पूरी शिक्षा की बनावट है। इस शिक्षा की शुरुआत करने के लिए यह जरूरी है कि हमारा बच्चों को लेकर क्या स्वीकृति है। अभी हमारी मान्यता है कि कुछ बच्चे विशेष या गिफ्टेड होते हैं, जन्म से ही कुछ बच्चे असामान्य प्रतिभा वाले होते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा जन्म से ही गिफ्टेड है। प्रत्येक बालक, चाहे वह किसी भी देश में जन्मा हो, धर्म में जन्मा हो, संप्रदाय में जन्मा हो, लड़की हो या लड़का हो, सभी बच्चे जन्म से ही न्याय के याचक होते हैं, सही कार्य व्यवहार करने के इच्छुक होते हैं और सत्य वक्ता होते हैं। शिक्षा के द्वारा सभी बच्चे न्याय से जीने की क्षमता, सही कार्य व्यवहार करने की योग्यता व सत्य जानने की पात्रता से संपन्न हो सकते हैं। यहाँ सत्य का आशय है सहअस्तित्व। अस्तित्व में सब कुछ साथ साथ है, यही सत्य है इस शिक्षा मॉडल के अनुसार। H3 एजुकेशन मॉडल सभी विद्यार्थियों में 5 मानवीय सद्गुणों को इंश्योर करती है। इसमें पहला मानवीय सद्गुण है स्वयं में विश्वास। स्वयं में विश्वास से स्वयं में हार्मनी पूर्वक जी पाता है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है, जिसके फलस्वरूप वह निरंतर सुख को सुनिश्चित कर पाता है। साथ ही उसमें उच्च कोटि की रिजिलियंसी आती है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बदलाव में अच्छे तरीके से जी पाएगा। जो दूसरा आउटकम है इस शिक्षा का है, वह है श्रेष्ठता का सम्मान या श्रेष्ठता की पहचान। वह ऐसे व्यक्तियों को पहचान पाता है जो मानवीय सद्गुणों से संपन्न है, जो स्वयं व्यवस्था व भागीदारी में समर्थ है। उन सद्गुणों को स्वयं में लाकर सम्मान को व्यक्त करता है। इस प्रकार बच्चे अंतर्निहित अच्छाइयों को पहचान पाते हैं और ऐसे चयन करते हैं जो सर्वशुभ के अर्थ में हो। इसके बाद जो तीसरा आउटकम है इस शिक्षा का, वह है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। बच्चे ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्न होते हैं। उनको अपनी समझदारी पर विश्वास होता है। अपनी समझदारी को जीने में प्रमाण, मानवीयतापूर्ण आचरण स्वरूप में अभिव्यक्त, संप्रेषित व प्रकाशित करते हैं। उनके सारे चुनाव में आहार, विहार, व्यवहार में संतुलन होता है, जिससे मानव व शेष प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीते हैं। और जो चौथा आउटकम है शिक्षा का, हर बच्चे व्यवहार में सामाजिक हो जाते हैं। वह दूसरे मानवों के साथ भरोसेमंद, तृप्तिदायक संबंध बनाने योग्य बन जाते हैं। वह जीने में मूल्य, चरित्र, नीति का प्रमाण दे पाते हैं। वह समाज में विश्वास, सहकार को स्थापित कर पाते हैं। और जो पांचवा आउटकम है शिक्षा का, वह है व्यवसाय में स्वावलंबन। उनमें ऐसी निपुणताओं का विकास होता है जिनसे वह अपने संबंधियों के साथ मिलकर सार्थक व्यवसाय में भागीदारी करते हैं, जिससे वह अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, साथ ही साथ समाज के विकास में भी सहायक बनते हैं। और जो व्यवसाय में स्वावलंबन का प्रमाण है वह यह है कि वह समृद्धि का अनुभव कर पाते हैं, अर्थात जीवन में अभाव के अभाव को देख पाते हैं। और वह जब प्रकृति के संसाधनों से उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं तो धरती के संतुलन को बिगाड़ते नहीं हैं, बल्कि ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिससे धरती समृद्ध, स्वस्थ व संतुलित बनी रहती है। H3 एजुकेशन मॉडल चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, इसका दूसरा नाम है। इसमें जो हमारा अप्रोच है वह परंपरागत अप्रोच से भिन्न है। तो इसमें जो बड़ा बदलाव है कि हम सब्जेक्ट बेस्ड एजुकेशन, विषय आधारित शिक्षा की बजाय जीवन उपयोगी वस्तु आधारित शिक्षा, लाइफ एसेंशियल थीम बेस्ड एजुकेशन इसमें देने जा रहे हैं। ऐसी शिक्षा देने जा रहे हैं जो जीवन के हर आयाम के लिए प्रासंगिक है। यह शिक्षा हमारी वास्तविक जिंदगी, वास्तविक दुनिया और वास्तविक समय की आवश्यकता पर आधारित है। इसलिए इस शिक्षा से जीवन में वास्तविक बदलाव भी संभव है। जब हम जिंदगी कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, जिंदगी के सारे आयाम क्या हैं? तो यहाँ पर हम जिंदगी को 4 आयामों में देख रहे हैं। पहला आयाम है रियलाइजेशन, जिसको हम अनुभव आयाम कह रहे हैं। दूसरा विचार आयाम, तीसरा व्यवहार और चौथा कार्य या व्यवसाय आयाम। इसके साथ साथ हमारी 5 स्थितियां भी हैं। हम जब मानव हम सभी जी रहे हैं इस पूरी धरती पे, हर मानव 5 स्थितियों में भी जीता है। पहला स्थिति है व्यक्ति, दूसरा है परिवार, तीसरा है समाज, चौथा है राष्ट्र, पांचवा है अंतरराष्ट्र। तो इस प्रकार हर मानव 4 आयाम 5 स्थितियों में जी रहा है।
और इन 4 आयाम 5 स्थितियों को पूरा करने के लिए, जिंदगी में संपूर्णता को हासिल करने के लिए हम 3 क्षेत्रों में फोकस कर रहे हैं। पहला जो क्षेत्र है वो है बीइंग का क्षेत्र, जिसमें हमारे जीने के 2 आयाम, अनुभव और विचार आयाम, जिसको हम ज्ञान और समझदारी का क्षेत्र बोल रहे हैं, वो आयाम एड्रेस होता है। दूसरा जो है फीलिंग आयाम है, जिसमें व्यवहार आयाम को हम एड्रेस करते हैं। हमारा जो मानव के संबंध हैं उसको हम एड्रेस करते हैं। और जो तीसरा है डूइंग का आयाम, इसमें हम अपने कार्य या व्यवसाय आयाम को एड्रेस करते हैं। और अगर हम 5 स्थितियों को देखें तो बीइंग से हम व्यक्ति, फीलिंग में हम परिवार और समाज, और डूइंग में हम राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र को एड्रेस करते हैं। इस तरीके से हम 3 क्षेत्रों में जीने के 4 आयाम और 5 स्थितियों को शामिल किए हैं। आइए अब हम लाइफ एसेंशियल थीम को समझते हैं। तो लाइफ एसेंशियल थीम, जिसमें इसके अंदर जितने भी थीम हैं वो सभी हमारे H3, जिसको हम हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, हेल्दी रिलेशनशिप और हेल्दी प्लेनेट कह रहे हैं, वो सारे थीम उस H3 से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो बात है, लाइफ एसेंशियल थीम को जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो वह व्यवस्था मूलक संबंध केंद्रित लर्निंग के द्वारा हम इसको समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में कह रहे हैं सिस्टम बेस्ड रिलेशन सेंटर्ड लर्निंग। अर्थात इसमें हम जो कुछ भी समझते हैं वह टुकड़े में या अकेले में नहीं समझते हैं, बल्कि उसको पूरी व्यवस्था से जोड़कर समझते हैं। उदाहरण के स्वरूप में, यदि हम एक मानव को समझने जाते हैं तो मानव का अध्ययन अकेले में नहीं होता है, बल्कि उसके पूरे संदर्भ के साथ, जैसे उसके जीने के सारे आयाम, उसके संबंध व परिवार, समाज व पूरी धरती के साथ उसका जुड़ाव, अस्तित्व में उसकी उपयोगिता व पूरकता, उसमें होने वाली भौतिक, रासायनिक व जीवन क्रिया आदि का अध्ययन करने पर ही हमें एक मानव का पूरा विजन मिल पाता है। अभी की शिक्षा में क्या हो रहा है कि हमको आँख पता है तो नाक नहीं, और नाक पता है तो कान नहीं। इस तरह की शिक्षा यह नहीं है, बल्कि एक समग्रता की शिक्षा और हर एक चीज को उसकी सारे कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर शिक्षा। तीसरी बात, सारे थीम्स विद्यार्थियों में व्यवस्था व समाधान की मानसिकता का पोषण करते हैं। और चौथी बात, सभी विद्यार्थी परिवार से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तथा संपूर्ण प्रकृति के साथ हार्मनी पूर्वक, तालमेल पूर्वक जीने की योग्यता से संपन्न होते हैं। वे पूरी धरती के साथ जिम्मेदारी पूर्वक अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने योग्य हो जाते हैं। जो थीम्स हैं, हमने H1, जिसको हम हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड कह रहे हैं या हार्मनी विद इन कह रहे हैं, जिसमें हम अपना संबंध अस्तित्व में और स्वयं में संबंध को देख रहे हैं। इसमें हमने 6 थीम्स रखे हैं। जो पहला थीम है वह है मानव लक्ष्य, दूसरा सह अस्तित्व, अस्तित्व में व्यवस्था, तीसरा प्रकृति, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था व प्राकृतिक व्यवस्था, चौथा वास्तविकता, देखना व समझना, पांचवा भौतिक, रासायनिक व जीवन क्रिया, छठा सह अस्तित्ववादी मानसिकता व मनस्वस्थता। इसके बाद जो दूसरा H है, जिसको हम H2, जिसको हम हेल्दी रिलेशनशिप या हार्मनी विथ ईच अदर कह रहे हैं, इसमें हम 4 थीम्स को रखे हैं। पहला है संबंध, मूल्य व परिवार, दूसरा समाज व पूरकता, तीसरा संप्रेषण अर्थात व्यवहार, भाषा, कला, माध्यम और उत्सव, और उसके बाद 20 थीम है जो हमने डूइंग भाग में रखा हुआ है, जिससे हेल्दी प्लेनेट या हार्मनी विद द एनवायरनमेंट इंश्योर होता है। और इस भाग में एक ग्लोबल कोलैबोरेशन बेस्ड सिस्टम, जिसको हम 10 सोपानी व्यवस्था भी कहते हैं, उसको हम यहाँ पे एड्रेस करने जा रहे हैं। तो इस भाग में मानवीय इतिहास व नया युग, जो दूसरा थीम है हमारी आवश्यकता, तीसरा मानव बस्तियां व स्वस्थ जीने की व्यवस्था, उसके बाद 2 थीम शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें शिक्षा संस्कार, और दूसरा है ज्ञान विवेक विज्ञान। इसके बाद हमारा शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ 2 थीम है,
जिसमें मानव शरीर, आहार व स्वास्थ्य। और उसके बाद 5 थीम हैं जो हमारे उत्पादन से जुड़े हुए हैं, जिसमें आवर्तनशील उत्पादन व विपुलता, तकनीकी नवीनता व सामाजिक विकास, टिकाऊ ऊर्जा, उपयोग सदुपयोग व प्रयोजनशीलता, स्वावलंबन, विकास व सस्टेनेबिलिटी। और फिर उसके बाद हमारे विनिमय व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक थीम, जिसको हम कह रहे हैं विनिमय व्यवस्था और शोषण से मुक्ति। और एक थीम है न्याय और सुरक्षा। इसके बाद मानवीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ 4 थीम है, जिसके अंदर संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, मानवीयतापूर्ण आचरण या वैश्विक नागरिकता अर्थात मूल्य, चरित्र, नीति। और उसके बाद मानव अधिकार, उत्तरदायित्व व कर्तव्य, सार्वभौम व्यवस्था, वैश्विक सहकार या विश्व परिवार। और एक थीम है पर्यावरण संतुलन व संपन्न धरती। और अंतिम थीम है सस्टेनेबल हैप्पीनेस, निरंतर सुख। इस तरह से 30 थीम को इसमें शामिल किया गया है और ये 30 थीम 3H को पूरा करने के लिए डिजाइंड है। अब हम समझते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। जितने भी थीम हैं हमारी जिंदगी से जुड़े हैं, अतः विद्यार्थियों में समझने व सीखने की जिज्ञासा को और तीव्र करती हैं, साथ ही उनकी जिज्ञासा को तृप्त भी करती हैं। वर्तमान शिक्षा में जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं, जैसे भाषा, गणित, विज्ञान, कला आदि, थीम्स में इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। थीम्स विषयों के लिए एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है। सारे विषयों को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य है सर्वशुभ सुनिश्चित होना। तो आप देख सकते हैं कि अभी की शिक्षा में क्या होता है कि जो भी विषय इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि स्कूलों में पढ़ाया जाता है वह H3 एजुकेशन के केंद्र में नहीं है, बल्कि इस शिक्षा के केंद्र में लाइफ एसेंशियल थीम्स हैं। और सभी विषयों को लाइफ एसेंशियल थीम्स को समझने के लिए इंटीग्रेट किया गया है। इस तरह यह शिक्षा पूरी तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच पर आधारित है, ना कि फ्रेगमेंटेड अप्रोच पर। इस प्रकार सभी विषय हमारी वास्तविक जिंदगी से जुड़ जाते हैं और इन विषयों से हम H3 के उद्देश्य को पा लेते हैं। एक समग्र व सह अस्तित्ववादी मानसिकता के साथ सभी लाइफ एसेंशियल थीम स्वतः ही हमें बहुत सारे सृजनात्मक व सहकारी प्रोजेक्ट से, कलात्मक हैंडवर्क से और मीनिंगफुल उत्पादन स्किल से हमें जोड़ देते हैं। मानव जीवन के लिए जरूरी 3H मीन्स हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, हेल्दी रिलेशनशिप और हेल्दी प्लैनेट को प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यता का विकास इस शिक्षा द्वारा होता है। इस नई H3 एजुकेशन मॉडल में एक नई तरह की शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इस नई शिक्षा प्रणाली का नाम है व्यवस्था मूलक संबंध केंद्रित अधिगम, सिस्टम बेस्ड रिलेशन सेंटर्ड लर्निंग। इस शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी किसी भी वास्तविकता का अध्ययन अकेले में नहीं करते, बल्कि एक बड़ी व्यवस्था में उनका अध्ययन उससे जुड़े हुए सभी घटकों के साथ करते हैं। दूसरी जो बात है, इस शिक्षा के केंद्र में संबंध है और बगैर भरोसेमंद व नर्चरिंग संबंध के अच्छी शिक्षा संभव नहीं है। मानव सदा संबंधों में ही होता है। मानव का मानव के साथ संबंध परिवार व समाज में तथा मानव का संबंध शेष प्रकृति के साथ होता है। इस शिक्षा प्रणाली में शिक्षा संबंधों में ही होता है। इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए हमने चेतना विकास के लिए अत्यंत प्रभावकारी एक्टिविटीज, केस स्टडीज, डिजाइन प्रोजेक्ट्स, हैंड्स ऑन टास्क आदि विकसित किए हैं। ये सारे गतिविधियां बच्चों में सीखने व समझने की प्रक्रिया में उत्साह लाती हैं। बहुत ही सक्रियता व उत्सव के साथ शिक्षा प्रक्रिया में बच्चे भागीदारी करते हैं। सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता का उनमें विकास होता है और सभी मिलकर के समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस शिक्षा में प्रमाण आधारित अभ्यासों को शामिल किया गया है, जिसे हम विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास व कर्माभ्यास कहते हैं। इन अभ्यासों से वह मनस्वस्थता को प्रमाणित कर पाएगा। मनस्वस्थता का अंततः प्रमाण है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। इसलिए हमने इस शिक्षा मॉडल में एक नई मेथोडोलॉजी को, जिसे हम सिस्टम बेस्ड रिलेशन सेंटर्ड मेथोडोलॉजी कह रहे हैं, उसके साथ शिक्षा दे रहे हैं। साथ साथ
इसमें अन्य भी तरीके के लर्निंग मेथोडोलॉजी को शामिल किया गया है, जिसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्ले बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और फेनामेना बेस्ड लर्निंग को भी शामिल किया गया है। इन सारी लर्निंग मेथोडोलॉजी का जो मुख्य प्रयोजन है वह यह है कि विद्यार्थी शिक्षा लेने के बाद जीने के 3 प्रमाणों को प्रस्तुत कर सके। तो पहला उसका जीने का प्रमाण है समझदारी का प्रमाण, अर्थात बच्चों में ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता होना, उनके पास क्या क्यों कैसे का पूरा उत्तर होना, उसे दूसरों के साथ वह साझेदारी कर सकें, अर्थात दूसरे की समझदारी में बच्चे सहयोगी हो सकें। ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता का प्रमाण है कि बच्चों में हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड इंश्योर होना। और हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड है, इसको कैसे प्रमाणित करें? तो इसके प्रमाण के स्वरूप में हर बच्चों में व्यवहार प्रमाण इंश्योर होना। व्यवहार प्रमाण का अर्थ है कि बच्चे व्यवहार में कुशल होते हैं, व्यवहार में सामाजिक होते हैं और अन्य मानवों के साथ न्यायपूर्वक उभय तृप्तिपूर्वक जीने में सक्षम हो जाते हैं। और इस तरह से वह एक हेल्दी रिलेशनशिप को इंश्योर करते हैं जिसका फैलाव अखंड समाज तक है। और इसका अंतिम प्रमाण है व्यवसाय में प्रमाण, अर्थात बच्चों में बहुत सारी निपुणताएं डेवलप होती हैं, बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं जिससे वह अपने परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, साथ ही सामाजिक विकास में अपना सहयोग करते हैं और धरती को भी स्वस्थ संतुलित रखने में सहयोगी होते हैं। इस प्रकार जैसा कि नाम है H3 एजुकेशन, H3 एजुकेशन अर्थात हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी प्लैनेट, यह हमारे केंद्र में है। इस H3 को पाने के लिए उसके ऊपर आप देख सकते हैं लाइफ एसेंशियल थीम्स, जिसके बारे में हमने बात की 30 लाइफ एसेंशियल थीम्स। 30 लाइफ एसेंशियल थीम्स H3 के उद्देश्य को पूरा करते हैं। 30 लाइफ एसेंशियल थीम्स जो है उसको पाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उस रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए उसके ऊपर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन है। और इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए जो सहयोगी हैं वह है अध्यापक, हमारा परिवार, हमारा गांव, मोहल्ला, समाज, साथ साथ जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और प्राकृतिक वातावरण, ये सभी मिल करके इस शिक्षा को पूरा करते हैं। यदि हम ध्यान से देंगे तो हमको पता चलेगा कि शिक्षा कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। शिक्षा के सफलता के लिए उसके 4 इनर घटक हैं और 4 आउटर घटक हैं। तो जो 4 इनर घटक हैं वह है अध्यापक, अध्यापन, विषय वस्तु, प्रणाली। और जो 4 आउटर घटक हैं उसमें हमारे अभिभावक, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा समुदाय, हमारा समाज, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं और साथ ही साथ प्राकृतिक इन्वायरमेंट, ये सभी मिल करके ही एक बच्चे को समग्र शिक्षा संपन्न कराने में समर्थ हो पाते हैं। अब बात आती है कि ये जो नई शिक्षा मॉडल है उसका यूनिक फीचर क्या है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो उसकी निम्न मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, सभी साथ साथ हैं, सह अस्तित्व की दृष्टि व मानसिकता का बच्चों में विकास होता है। जीवन के 4 आयामों और 5 स्थितियों को यह समाहित करता है। तीसरी जो बात है, मूल्य शिक्षा से मानव चेतना में विकास को सुनिश्चित करता है। चौथा, यह लाइफ इसेंशियल थीम बेस्ड एजुकेशन है जो हमारी वास्तविक जिंदगी व दुनिया के संदर्भों से जुड़ी है। पांचवा, इसमें व्यवस्था मूलक संबंध केंद्रित लर्निंग मेथोडोलॉजी को अपनाया गया है। छठा, बहुत सारे एंगेजिंग प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया गया है। सातवां, सभी विषयों का आपस में इंटीग्रेशन है, इसलिए इसमें डिसइंटीग्रेटेड फ्रेगमेंटेड अप्रोच नहीं है। आठवां, हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा क्योंकि जिंदगी के टाइमलेस एस्पेक्ट्स के साथ जुड़ा है। नौवां, कोलैबोरेटिव लर्निंग, समझना साथ साथ जीना साथ साथ के भावना का विकास करता है। 10वां, बच्चों में समझदारी व मीनिंगफुल स्किल का विकास करता है।
11वां, प्रमाण आधारित अभ्यास जो हमारे विचार, व्यवहार और कार्य से जुड़ा हो उस पे फोकस करता है और इसी से हमारे जीवन में वास्तविक बदलाव होता है। हमने इस प्रस्तुति के शुरुआत में बहुत सारी समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षण कराया था, जिसमें पहला बड़ा समस्या था पर्यावरण की समस्या। H3 एजुकेशन मॉडल इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि इस शिक्षा के माध्यम से हम ऐसी योग्यता से संपन्न हो सकेंगे जिससे धरती के ताप का संतुलन हो सके, ऋतु संतुलित हो सके, प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज व वन संतुलित हो सके, साथ ही साथ पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता व समृद्धि बना रह सके। इसके बाद हमने जो दूसरी बड़ी समस्या आपको बताई थी वह थी युद्ध और हिंसा की समस्या। इसके समाधान के लिए इस शिक्षा के माध्यम से इस तरह से व्यवस्था की गई है कि मानव की एकता व अखंडता को अनुभव कर सके, एक वैश्विक सहकार आधारित सार्वभौम व्यवस्था को उदर कर पाए, साथ ही साथ मानव दयापूर्ण कार्य व्यवहार करने में सक्षम हो पाए। इसके बाद जो तीसरी बड़ी हमने समस्या बताई थी वह है नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी से। इस शिक्षा के माध्यम से हम और अधिक उन्नत व नवीन टेक्नोलॉजी को विकसित कर पाएंगे, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि मानव व धरती के पूरक हो और सर्व मानव के लिए शुभकारी हो, हमारा सामाजिक विकास हो, साथ ही धरती भी संतुलित व स्वस्थ बना रहे। चौथी बड़ी समस्या हमने आपको बताई थी वह थी वैश्विक महामारी की, पैंडेमिक की। आज हम सभी कोरोना वायरस के इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि कल इससे भी ज़्यादा खतरनाक महामारी का हम सभी को सामना करना पड़े। ऐसी समस्याओं की समाधान के लिए इस शिक्षा में हम एक ऐसा संतुलित व्यक्तित्व को विकास करने का प्रोविजन रखे हैं जिससे हर मानव में उनके आहार, विहार व व्यवहार में संयम व संतुलन स्थापित हो। इसके साथ ही हम परस्परता में विश्वास, सहयोग व सहकारिता को इंश्योर कर पाए और एक ऐसा पारदर्शी समाज व एक ऐसा पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण कर पाए जिसमें सभी मानव जाति एक दूसरे पर विश्वास कर पाए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश कर पाए। यदि हम पूरी मानव जाति मिलकर साथ जुड़कर समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेंगे, ग्लोबल कोऑपरेशन और पारदर्शिता बनेगी, तो ही हम ऐसी वैश्विक महामारी की समस्या से अपने को बचा पाएंगे। इन 4 गंभीर व जटिल वैश्विक चुनौतियों के अलावा हमारे सामने जो अन्य सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व व्यक्तिगत चुनौतियां हैं या समस्याएं हैं, उसके समाधान हेतु इस शिक्षा में निम्न 5 व्यवस्थात्मक योग्यताओं को विकास करने का प्रावधान है, जिससे प्रत्येक मानव को न्याय, सुरक्षा, सुलभता, आवर्तनशील उत्पादन कार्य में भागीदारी की सुलभता, लाभ हानि मुक्त विनिमय व्यवस्था की सुलभता, शिक्षा संस्कार की सुलभता और साथ ही साथ स्वास्थ्य संयम की सुलभता हो सकेगा। जैसा कि हमने पहले बताया, सेफ एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ इनफॉर्मल एजुकेशन के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। इसमें हम शैक्षणिक संस्थाओं के लिए इंडिविजुअल लर्नर्स जो अभी फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा नहीं है या जो अनस्कूल हो चुके हैं, डी स्कूलिंग कर चुके हैं, उनको स्कूल जाने में कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती, उनके लिए भी इसके अंदर प्रावधान है। साथ ही साथ हमारे अध्यापकों के लिए, अभिभावकों के लिए भी सेफ एजुकेशन शिक्षा को प्रदान करता है। हम यह मानते हैं कि हैप्पी टीचर्स चेंज द वर्ल्ड। खुशहाल व समृद्धिपूर्ण भविष्य को सुनिश्चित करने में एक अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सेफ एजुकेशन अध्यापकों की योग्यता बढ़ाने के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा के कार्यक्रम को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सेफ एजुकेशन में पूरे परिवार की भी शिक्षा का प्रावधान है। अगर हमको एक खुशहाल दुनिया चाहिए तो खुशहाल दुनिया बगैर खुशहाल परिवार के हुए संभव नहीं है। तो हम सभी कैसे एक
सुखी और समृद्ध परिवार को इंश्योर कर पाएं, इसके लिए भी सेफ एजुकेशन शिक्षा को प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ हम ये मानते हैं कि जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स हैं, वह एक हैप्पी प्लेस ऑफ लर्निंग होना चाहिए। हैप्पी स्कूल होगा तो ही लर्निंग जॉयफुल होगी। इसलिए हम विद्यालयों के लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि पूरे विद्यालय को एक खुशहाल वातावरण में बदला जा सके। इसके साथ साथ हम लोग महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को भी एक खुशहाल कैंपस बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। ऐसी शिक्षा से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में एक वैचारिक समाधान, उनको संबंधों में विश्वास और साथ ही साथ प्रासंगिक व मीनिंगफुल स्किल्स के लिए रुचि पैदा होगी। सेफ एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वह आपको फ्री पाठ्यक्रम, रिसोर्सेस, लेसन प्लान्स और क्लासेस आदि उपलब्ध कराता है। हम लोग यह मानते हैं कि जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी बढ़िया है, अच्छी शिक्षा सबको उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए इस शिक्षा को हम निःशुल्क देते हैं एज ए गिफ्ट। यह शिक्षा दुनिया में सभी के लिए उपलब्ध है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसको किसी भी देश या समाज में रेप्लिकेट किया जा सकता है। लोग इस एजुकेशन को 2021 और 22 के स्कूल ईयर में प्रारंभ कर सकेंगे। इसे स्कूल में या होम एजुकेशन सेटिंग में कहीं भी अपनाया जा सकता है। अंत में जो मुझे बात कहनी है कि मानव जाति की सफलता अच्छी शिक्षा पर निर्भर करती है और अच्छी शिक्षा, क्वालिटेटिव एजुकेशन मानव जाति की कलेक्टिव एफर्ट से ही संभव है। जब तक हम साथ में जुड़ेंगे नहीं, तब तक कोई अच्छी चीज़ धरती पे आ नहीं सकती। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। आगे अभी हम लोग H3 एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रक्रिया में हैं। यदि इस शिक्षा अभियान से किसी भी प्रकार से आप भागीदार होना चाहते हैं तो कृपया हम लोगों से संपर्क करें। यदि आपके पास ऑलरेडी विद्यालय है या आप विद्यालय खोलना चाहते हैं या आप अपने बच्चों को होम एजुकेशन देना चाहते हैं या आप किसी पब्लिक या गवर्नमेंट स्कूल से जुड़े हैं और इस शिक्षा को गवर्नमेंट स्कूल बोर्ड में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। अंत में जो कहनी है बात कि बेहतर दुनिया तभी संभव है जब हमारा जीना बेहतर हो, और हमारा जीना बेहतर तभी होगा जब हमारी शिक्षा बेहतर हो। नमस्ते।